हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं हम लोग कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। कौन कौन सी बच्चों ऐसी कंडीशन होती हैं, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखिए बच्चों, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होती हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, इस बारे में हम यहां पर अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो ये आयनिक बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होते हैं फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स। ये कैसे एलिमेंट होगा? उनमें से एक एलिमेंट जिनमें आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ऐसे एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स कैसा होगा? मेटल होगा, और दूसरा एलिमेंट कैसा होगा? नॉन मेटल होगा। ओके, तो जो मेटल होगा उसके लिए और जो नॉन मेटल होगा उसके लिए कुछ अपने अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, अपनी अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहली चीज, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहली शर्त देखिए जरा बेटा, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी ऑफ द मेटल एटम ऑफ द मेटल एटम। जो मेटल एटम होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? कम होती है। ओके, तो एनर्जी ये होती क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आप जानते हैं ना। ये कोई मेटल है सोडियम, तो इसकी ये न्यूक्लियस, ये वैलेंसी सेल, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिससे कि आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो जब बाहर निकालते हैं तो कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। उसी जो एनर्जी लगानी पड़ रही है उसका अमाउंट ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? उसी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी किसी मेटल से, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकेगा, और आसानी से जब रिलीज हो सकेगा तो वो किसी दूसरे के पास जाएगा, जिस एटम के पास जाएगा उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो दैट मीन्स ये कि आसानी से मेटल फिर किसमें कन्वर्ट हो पाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन में कन्वर्ट हो पाता है। पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं, सो द लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल एटम, ग्रेटर इज द केस ऑफ द लूजिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस ग्रेटर द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं, यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेकेंड प्रॉपर्टी इज द हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। जो ये नॉन मेटल होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बेटा पूरी चीज हम। इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। मतलब ये क्लोरीन है, इसने
ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए की टेंडेंसी रख रहा है क्लोरीन, तो ये टेंडेंसी इसके पास हाई होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी किसी नॉन मेटल की, वो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा रखेगा। दैट मीन्स वी कैन से द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मैं क्या कह रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द एटम is the amount of energy released when an electron is added in the outermost cell. जब किसी नॉन मेटेलिक एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ऐड करते समय यहाँ पर कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, और निकलने वाली इसी एनर्जी के अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। और ये अमाउंट जितना ज़्यादा होगा आयनिक बॉन्ड वो नॉन मेटल एलिमेंट्स उतनी आसानी से बनाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़, थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिंग एटम। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एटम या एलिमेंट्स एक ही चीज है, रिएक्टिंग एलिमेंट्स। मान लीजिए कि ये दो एटम हैं ए और बी, इनके बीच एक आयनिक बॉन्ड बनने जा रहा है। ठीक है। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो बेटा आयनिक बॉन्ड हमेशा ऐसे एलिमेंट्स के बीच बनता है जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो। इनके बीच का जो ये डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से क्या बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मैं क्या कह रहा हूं, देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द रिएक्टिंग एटम्स, हायर is the difference between the electronegativity of the atoms, greater is the case, greater is the age of the formation of ionic bond। उतना ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की क्रेज बढ़ जाएगी, मतलब उतनी जल्दी से फॉर्म हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो ये चीज़, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होना चाहिए, याद रखना 1.7 से ग्रेटर होना चाहिए इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एलिमेंट्स के बीच का, जिन एलिमेंट्स के बीच आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एक और चीज बचती है, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक solid may be defined the amount of energy required to the amount of energy required to ऐसा amount of energy, वो amount of energy जिसकी requirement हमें होती है किसके लिए बेटा, completely separate 1 mole of solid ionic compound into the gaseous constituents। आयनिक कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में, सपोज दैट NaCl, और उसे आप गैसियस कंपाउंड में आयन में चेंज करना चाह रहे हैं। गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम लोग लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी जो होती है इस पर भी डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ द लैटिस एंथैल्पी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, चेंज इन द आयंस, चार्ज ऑन द आयन, किसी आयंस पर कितना चार्ज है इस बात पर डिपेंड करती है। साइज ऑफ द आयंस, साइज क्या है उस आयंस का इस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, जिसे हम ऑलरेडी बॉर्न-हैबर साइकिल में बेटा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसको लेकर के,
फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स को लेकर के, जिन्हें मैंने डिस्कस किया यहाँ पर। अब देखिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। ये जो आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े, इनके क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड हैं, आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स अपोजिटिवली चार्ज आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से बने होते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं, दे एग्जिस्ट एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। दीज कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जनरली किसकी तरह से एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं, नोन एज क्रिस्टल लैटिस। इसलिए ये कैसे हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये होते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो इनकी फिजिकल स्टेट जो बच्चों होती है वो क्रिस्टल लैटिस होती है। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। विच कंसिस्ट ऑफ द ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन एंड एनायन। इनका अगर आप अरेंजमेंट देखते हैं तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको इनका देखने को मिलता है। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में इनके कैटायन और एनायन अरेंज्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम भी इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा जा करके। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं जहाँ पर कैटायन और एनायंस आपको देखने को मिलते हैं, अरेंज रहते हैं। इस तरह हाँ, कुछ इस तरह से। इस तरह से अरेंजमेंट देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर इनका होता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। दूसरा कैरेक्टर इसका आयनिक कंपाउंड्स का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि आपको पता है कि ये आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, द आयंस आर रिजिड, आयंस आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। आयंस एक दूसरे से टाइटली जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, टाइटली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी नीडेड फॉर ब्रोकन, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं। एक एग्जांपल है NaCl, एक आयनिक कंपाउंड है। उसको आप हीट करिए, मेल्ट नहीं करता आसानी से हाई टेम्परेचर तक हीट करने पर भी, क्योंकि उसका मेल्टिंग, वो एक आयनिक कंपाउंड है और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत हाई होता है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक कैरेक्टर्स की, सॉल्युबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बेटा कहावत आपने सुन रखी है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसे वैसा ही भाता है।
तो चूंकि जो सॉल्वेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर। तो ये जो आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। ये वाटर में भी, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में भी क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड्स। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाएगी तो हम बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल या कंप्लीटली सॉल्युबल इन द polar solvent like the water because the dielectric constant of the water is the very high. Okay? फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो बेटा एक बात समझ लीजिए कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड इनकी सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में जब भी होंगे तो बैड कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कैसे होंगे? बैड कंडक्टर होंगे। लेकिन इनकी इक्वस फॉर्म इनकी कैसी होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं किस फॉर्म में? इक्वस फॉर्म में। अब क्यों होते हैं गुड कंडक्टर? भाई सोचिए, आपके पास NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आपने उसका इक्वस सोल्यूशन बनाया, मतलब वाटर में डिसॉल्व कर दिया सपोज दैट। तो जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किसमें टूट जाएगा? Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। आयनों में टूट जाएगा तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या आ जाएंगे? आयन आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करता है? किसके थ्रू होता है? या तो आयन्स के थ्रू या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो यहाँ पर आयन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। जबकि जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, ठीक है ना, लैटिस क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, तो फिर वहाँ पर न तो आयन्स होंगे फ्री और न ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए क्या नहीं हो पाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, दे गिव द आयनिक रिएक्शन। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आप ये भी बोल सकते हैं कि ये हमेशा आयनिक रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, कैसी रिएक्शन देते हैं? आयनिक रिएक्शन देते हैं। आयनिक रिएक्शन कैसी होती है जरा देख लीजिए। तो दे गिव आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन कैसे? आपने लिया NaCl, आपने लिया AgNO3, आपने इसकी रिएक्शन कराई बच्चों। तो AgNO3 और ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? AgCl बनेगा। ये AgCl के साथ निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आयनिक रिएक्शंस देते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो आयनिक रिएक्शन देंगे। फिर बात करें अगर हम नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर्स, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, इज द नॉन डायरेक्शनल। दिस इज बिकॉज ईच आयन इज द सराउंडेड बाई अपोजिटिवली चार्ज आयंस। क्योंकि हर आयन, आयनिक कंपाउंड में हर आयन अपोजिटिवली चार्ज आयंस से चारों तरफ से क्या रहता है? सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। ठीक है ना। द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कैन easily written by knowing the valency of the combining atom। जैसे आपको फार्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं? इस तरह से, Ba है, BaCl बेरिलियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम का क्लोराइड बनाता है, तो हमें इसकी वैलेंसी पता होना चाहिए। इसकी 2 है और इसकी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला आप कैसे लिख देते हैं? ऐसे BaCl2। ओके, तो हर Ba कितने Cl से घिरा हुआ है? चारों तरफ से 2 Cl से सराउंडेड रहता है। इसका मतलब ये पता चल जाता है हमको यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।